ये क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए आज की क्लास पे जो हमको डिस्कस करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, आप लोग देख लीजिएगा। हाइजेनबर्ग के बाद जो थॉमसन एक्सपेरिमेंट है, सेम ऐसा है जो पहले बताया था, फोटोग्राफिक प्लेट पर कैसे रेडिएशन का इफेक्ट पड़ता है, उसी के बारे में है। उसी को दोबारा नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पर आपको पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये है कि आखिर इसके बारे में जानते हैं। तो 1927 पे एक साइंटिस्ट हुए थे, जर्मन साइंटिस्ट, जिनका नाम वर्नर हाइजेनबर्ग था। इन्होंने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रपोज्ड किया था, जिसमें इन्होंने ये बोला था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पोजीशन होता है और मोमेंटम होता है, उस इलेक्ट्रॉन के पोजीशन या मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन कर पाना क्या है, इम्पॉसिबल है। ऐसा इन्होंने क्या दिया था, स्टेटमेंट दिया था। मतलब अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देते हैं तो आप उसका एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते, और अगर आपने एग्जैक्ट मोमेंटम बता दिया तो आप इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। और उसी को अनसर्टेन प्रिंसिपल के फॉर्म पे हाइजेनबर्ग ने हमको क्या किया, गिव किया। इसमें हाइजेनबर्ग ने बताया क्या, देखो इसको समझने की कोशिश करना। सेंटर पे अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसके आउटर मोस्ट पार्ट पे ये इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर मोमेंटम है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो तब होगा जब ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली क्या करता जाए, रोटेट करता जाए। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है। रोटेट कर रहा है मतलब उसका कोई ना कोई क्या होगा, मोमेंटम होगा, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म पे शो करते हैं। बट अगर आपने एक्यूरेटली ये बता दिया कि इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है, ये आप तभी बता सकते हो जब आपका इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या करता रहे, रोटेट करता रहे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा इसी रोटेशन में कि इलेक्ट्रॉन का इसी रोटेशन में पोजीशन कौन सा है, तो इसको बता पाओगे क्या? इसको बता पाना काफी डिफिकल्ट होगा। देखो कैसे, जैसे देखो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से उसमें एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो रहा है। अब सपोज मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अगर मैंने बता दिया कि वो यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रोटेशन क्या हुआ होगा, रुका होगा ना। तो अगर मैंने उसके पोजीशन को एक्यूरेटली बता दिया तो मैं उसके मोमेंटम को एक्यूरेटली नहीं बता सकती। यही चीज वो बोल रहे हैं कि अगर कोई चीज गोल 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 घूम रही है तो अगर वो घूमते जाएगी तो ऑब्वियसली सी बात है उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे, क्योंकि वो रोटेट करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। लेकिन अगर आपने उसके पोजीशन को बता दिया, सपोज उसके पोजीशन को बता दिया, तो पोजीशन हम तभी बता पाएंगे जब वो फ्यू सेकंड के लिए, चाहे वो कुछ ना कुछ सेकंड के लिए ही सही, लेकिन कहीं पे रुकेगी तो सही। तो अगर वो रुक गई तो एक्चुअल में उसका कोई मोमेंटम हम नहीं पता कर सकते, क्योंकि वो तो कहीं पे रुक चुकी है ना। तो उसका वो मोमेंटम होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक कंडीशन पर चाहे वो फ्यू सेकंड्स के लिए क्यों ना रुके, वो कहीं पर रुकी तो थी। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट पोजीशन बता दिया तो एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता पाएंगे, और अगर एग्जैक्ट मोमेंटम बता दिया तो एग्जैक्ट आप पोजीशन नहीं बता पाओगे। ठीक है, मतलब पोजीशन बता दिया तो मोमेंटम नहीं, और मोमेंटम बता दिया तो पोजीशन नहीं। इस बात को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला गया, जिसके बारे में किन्होंने बोला, हाइजेनबर्ग ने बताया। ठीक है, और इसी अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे इसको क्या बोला जाता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला जाता है। अब
इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आपने बोल तो दिया, बट आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, ये जब उनसे पूछा गया तो इन्होंने क्या किया, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया कि हम इसको ऐसे कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं या मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि जो मोमेंटम और पोजीशन होता है उसको एक्यूरेटली बता पाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और उसी के लिए जो हाइजेनबर्ग के नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया और वो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल पी ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। देखो, अब अगर मेरा डेल एक्स और डेल पी एक्यूरेटली होगा तो मैं इसको किसके इक्वल मान सकती थी, जीरो के इक्वल मान सकती थी, क्योंकि अगर ये दोनों एक एक्यूरेट वैल्यू को शो करते हैं तो उस एक्यूरेट वैल्यू को मैं अपोजिट कर दूं तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ना ही इसके अगर आपने पोजीशन को एक्यूरेटली बता दिया तो आप मोमेंटम को एक्यूरेटली नहीं बता पाओगे। तो एक तो बड़ा है और दूसरा क्या है, छोटा है, दैट मीन्स उसका वैल्यू कभी भी जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो अगर इन दोनों में किसी में भी अनसर्टेनिटी होगी तो वो अनसर्टेनिटी या तो ग्रेटर देन होगी h अपॉन 4 पाई के या फिर इक्वल टू होगी h अपॉन 4 पाई के। यहाँ पर जो h अपॉन 4 पाई है वो शेल का जो ऑर्बिट होता है हमारा, उस सेल का जो ऑर्बिट का मोमेंटम होता है उसके बारे में वो बता रहा होता है। हमने ये देखा था h अपॉन 2 पाई के फॉर्म पे हमने डिनोट किया था, उसी को इन्होंने फॉर अनसर्टेनिटी जिसमें इन्होंने पोजीशन को क्या किया है, ऐड किया है, जिस वजह से फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करते हुए इन्होंने ये बोला कि अगर पोजीशन अनसर्टेन है तो मोमेंटम एक्यूरेट होगा, और दोनों को अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल होगा किसके, h अपॉन 4 पाई के। ठीक है, और इसी चीज को एक एक्सपेरिमेंट के फॉर्म पे बताने की कोशिश की गई है। देखिए, अगर आप क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन का एक एक्यूरेट पोजीशन बता देते हैं, ठीक है, जैसे आपके लिए जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सर्टेन है, मतलब एक एक्यूरेट पोजीशन को बता रहा है, और साथ में जो आपका मोमेंटम है वो क्या है, अनसर्टेन है। ठीक है, मोमेंटम क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया। तो आप इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे बता सकते हो वो यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बताने के लिए जो हाइजेनबर्ग थे, इन्होंने एक फिजिकल कॉन्सेप्ट दिया। इस फिजिकल कॉन्सेप्ट में इन्होंने ये बोला कि अगर किसी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर किसी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या करता जाएगा, मूव कर रहा है। तो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है ये हम कहाँ पे देखेंगे, माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखने के लिए ये इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो माइक्रोस्कोप तो एक जगह पे रोटेट कर मतलब रेस्ट कंडीशन पे होगा और मुझे इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट पे देखना है। तो ऑर्बिट पे कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये मुझे एक्यूरेटली पता चल जाए, इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, एनर्जी का एक सोर्स प्रोवाइड किया जाता है। इस एनर्जी के सोर्स को क्या बोला जाएगा, फोटोन बोला जाएगा। देखिए इसमें बताया गया है इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको इंसिडेंट फोटोन दोगे, देखो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो इंसिडेंट फोटोन यहाँ पे आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो इंसिडेंट जो फोटोन है वो यहाँ पे आएगा। मतलब माइक्रोस्कोप से इतनी बात तो पता चल जाएगी कि जहां पर हमारा रेडिएशन एमिट हो रहा है मतलब वहीं पर इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है, ये बात पता चल जाएगी। ये देखिए इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, लेकिन रोटेशन में जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो जैसे आपने यहाँ पे देखा, फ्यू सेकंड में पलक झपकते ही वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, फिर कुछ सेकंड में यहाँ पे दिख जाएगा। तो एग्जैक्ट पोजीशन हमको माइक्रोस्कोप से भी दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो इस वजह से उन्होंने एक दिमाग लगाया और ये सोचा कि जहां पर मेरा रेडिएशन एमिट हो जाएगा, क्योंकि वो गायब हो जाएगा, तो सडनली इस पॉइंट को हम
पकड़ सकते हैं, और ये तभी पॉसिबल है, ये रेडिएशन तभी गायब होगा जब इलेक्ट्रॉन उसको क्या करे, एब्जॉर्ब करे, ये तभी पॉसिबल होगा। तो जिस पोजीशन पर मेरा रेडिएशन गायब होगा उसी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैं ऐसा समझ जाऊंगा। ऐसा सोच के उन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट हमको दिया, ठीक है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम क्या था, देखिए, अगर आप क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड करते हैं, रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं, तो देखो इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक तरीके का क्या है, पार्टिकल है। हम सभी इस बात को जानते हैं, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। सेम एज अगर आप किसी रेडिएशन को इस पे क्या कर रहे हो, फॉल आउट कर रहे हो, तो ये भी रेडिएशन एक तरीके का क्या है, रुकिए, रुकिएगा 2 मिनट। हाँ, ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन भी एक तरीके का क्या है, पार्टिकल ही है। क्यों पार्टिकल है, बिकॉज हमने अभी देखा कि लाइट में वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, और ये रेडिएशन मेरे लिए एक तरीके का क्या है, लाइट ही है। और इस लाइट में अगर वेव नेचर है तो साथ में पार्टिकल नेचर भी तो होगा, और ये पार्टिकल नेचर और इसका पार्टिकल नेचर, ये जो पार्टिकल नेचर है इलेक्ट्रॉन का और हमारे रेडिएशन का, दोनों का पार्टिकल नेचर है। तो इसके पार्टिकल और इसके पार्टिकल जब आपस में टकराएंगे, मतलब इनमें क्या होगा, कोलिजन होगा। और जैसे ही इनमें कोलिजन होगा, तो देखो ये जो पार्टिकल है इससे कोलॉइड करेगा, तो कोलॉइड करेगा तो एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पे है, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो तो कोलॉइड कर गया ना, और कोलॉइड कर गया दैट मींस उसका जो पोजीशन है वहां से क्या हो गया, हट गया। जैसे दो चीजों को टकराओगे तो एक जगह पे रह के वो आपस में थोड़ी ना टकराते रहेंगे, वो क्या होते जाएंगे, दूर होते जाते रहेंगे। सेम एज आप क्या करते हो, तो इसी वजह से ये एक अनसर्टेनिटी आ जाती है कि अगर पार्टिकल नेचर भी है और इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है और मुझे पोजीशन पता भी करना है, तो जैसे ही मैं उसको रेडिएशन प्रोवाइड करूंगी तो इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल है और जो मेरा रेडिएशन का पार्टिकल है वो कोलाइड कर जाता है। कोलाइड कर जाता है तो ये सही नहीं है कि अगर यहाँ पर रेडिएशन एमिट हुआ है तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन इसी पोजीशन पर हो, क्योंकि वहां से कोलिजन करेगा जब ये पार्टिकल, तो अगर पार्टिकल इस पोजीशन पे है और रेडिएशन अलग पार्टिकल के फॉर्म पे आएगा तो ये तो इसको क्या करेगा, पुश फॉरवर्ड करेगा, और जैसे ही ये इसको पुश करेगा ये आगे के डायरेक्शन पे चला जाएगा और फिर से ये क्या करता जाएगा, कंटिन्यूअसली रोटेट करता जाएगा। इसका तो जो एक्टिवनेस है वो भी बढ़ जाएगा फोटोन को एब्जॉर्ब करने की वजह से। तो इस वजह से ये कंफर्म हो जाता है कि एक्चुअल में किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर वो किसी सर्कुलर ऑर्बिट पे कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है तो या तो हम उसका मोमेंटम एक्यूरेटली बता सकते हैं या तो उसका पोजीशन एक्यूरेटली बता सकते हैं। अगर आपने पोजीशन एक्यूरेटली बता दिया मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं पर रुक रहा है, तभी हम उसका पोजीशन एक्यूरेटली बता सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर मोमेंटम क्या होगा, एक्यूरेटली नहीं होगा क्योंकि वो कहीं पर रुका हुआ है, ठीक है। और अगर मैंने मोमेंटम एक्यूरेटली बता दिया इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, तो मैं उसका जो पोजीशन है वो एक्यूरेटली नहीं बता पाऊंगी। और इसी को हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के फॉर्म पे क्या किया, डिनोट किया, जिसमें इन्होंने ये बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है या इलेक्ट्रॉन का अगर आप पोजीशन एक्यूरेटली बता देते हो तो उसका मोमेंटम अनसर्टेन होगा, और अगर आप उसका मोमेंटम एक्यूरेटली बता देते हो तो उसका पोजीशन क्या होगा, अनसर्टेन होगा, जिसको हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के फॉर्म पे क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया गया है सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या बताया जा रहा है, देखिए
ये जो अनसर्टेन प्रिंसिपल है ये ओनली एप्लीकेबल होता है स्मॉल पार्टिकल के लिए, मतलब ऐसे पार्टिकल जो कि काफी स्मॉल होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि मैक्रो लेवल पे होते हैं, उनके लिए ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल है। लेकिन अगर किसी लार्ज सब्सटेंस की बात की जाए तो उसके लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा क्या है, लार्ज है, तो उस टाइम पर उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, काफी लो होगा। और अगर वेलोसिटी लो है मतलब कोई चीज कंटिन्यूसली रोटेट हो रही है काफी हाई स्पीड से, तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन बता पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वही चीज अगर धीरे धीरे रोटेट हो रही है तो इस टाइम पर आप उस ऑब्जेक्ट का क्या बता सकते हो, जो पोजीशन है वो बता सकते हो। तो इस बेस पे ये बोला गया कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका सब्सटेंस कैसा हो, काफी लार्ज हो, काफी लार्ज सब्सटेंस हो, या फिर उसका मास काफी लार्ज हो, तो उस टाइम पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट काफी, उसका जो वेलोसिटी होता है उसके लार्ज पार्टिकल की वजह से क्या हो जाता है, काफी लो हो जाता है उसका वेलोसिटी, और वेलोसिटी लो होने की वजह से काफी आसानी से हम उसका जो पोजीशन है, एक्यूरेट पोजीशन क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर किसी लार्ज ऑब्जेक्ट पे जैसे फोटोन को आप स्ट्राइक करते हो तो उस टाइम पर भी आप उसका पोजीशन बता सकते हो, क्योंकि फोटोन के पार्टिकल क्या होंगे, स्मॉल होंगे। और अगर एक स्मॉल पार्टिकल एक बिग पार्टिकल के पास आएगा तो ये इससे कोलिजन करेगा, बट इसमें वाइब्रेशन होगा, लेकिन इसके पोजीशन को ये चेंज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अगर आप इस टाइम पर इस पे रेडिएशन को गिराते भी हो तो भी हम उस पार्टिकल के साइज के बड़े होने की वजह से या लार्ज होने की वजह से उसके एग्जैक्ट पोजीशन को बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑब्जेक्ट या माइक्रोस्कोप जो होता है, या फिर अगर हमारे पास कोई माइक्रो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो उसका। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल इसमें एक माइक्रो ऑब्जेक्ट का क्या निकालने की कोशिश की गई, जो मोमेंटम और पोजीशन होता है उसको निकालने की कोशिश की गई। और उसके लिए इन्होंने ये फॉर्मूला यूज किया जिसमें इन्होंने ये बताया कि डेल एक्स और डेल वी जो होते हैं वो अगर h/4 पाई के इक्वल हो जाएं तो हमको इतना कम उसका क्या मिलता है, जो मोमेंटम है या पोजीशन है वो मिलता है कि हम उस वैल्यू को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखिए कैसे, जैसे ऑब्जेक्ट है आपके पास और ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या इन्वॉल्व किया गया है, मास इन्वॉल्व किया गया है। मास इन्वॉल्व क्यों किया गया? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, काफी लार्ज है। ऑब्जेक्ट लार्ज है तो देखिए जब हम इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं सारी वैल्यूज को तो हमको जो वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, 0.0537 इंटू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स मिलती है। ठीक है, ये वैल्यू इतनी कम है कि हम ये बोल सकते हैं कि हम इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेग्लेक्ट करने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आई है, अनसर्टेनिटी की वैल्यू आई है। अनसर्टेनिटी मतलब ये इतना कम अनसर्टेन है कि इस वैल्यू को आप क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा ऐसी पॉसिबिलिटी है अगर किसी का मास ज्यादा है तो हम उसका पोजीशन एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम क्या नहीं कर पाते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें अनसर्टेनिटी का जो वैल्यू आता है वो काफी ज्यादा आता है, जिस वजह से जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो सिर्फ एप्लीकेबल होता है एक स्मॉल पार्टिकल के लिए एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर लार्ज पार्टिकल, बिकॉज उसमें अनसर्टेनिटी का जो अमाउंट है इतना कम आता है कि उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का अनसर्टेन का वैल्यू इतना ज्यादा आता है कि उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसको हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के फॉर्म पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं।
ठीक है। जब एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, या फिर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे इस साइंटिस्ट का नाम दिया जाएगा। हाइजेनबर्ग गेव द विच प्रिंसिपल आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और कभी कभी ये जो फॉर्मूला है ये आपको पूछा जाता है, जो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हो उसमें ये पूछा जाता है कि जो पोजीशन है और मोमेंटम है वो किसके लेस देन होता है h/4 पाई के, या लेस देन इक्वल होता है h/4 पाई के, या फिर ऐसा पूछा जाता है कि इक्वल होता है h/4 पाई के। ठीक है, यहाँ पर लार्ज मास के लिए इक्वल होता है ऐसा बताया गया है, ठीक है, बट स्मॉल मास के लिए नहीं होता, और साथ में m का वैल्यू लगा है या नहीं ये भी आपको देखना है। या फिर एक फॉर्मूला आपको राइट दिया जाएगा जिसमें del x इंटू del p ग्रेटर देन इज इक्वल h/4 पाई, तो ये वैल्यू करेक्ट होगी, आपको ऐसे पता होना चाहिए। तो इस टॉपिक से ये 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जिसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करोगे तो उसका जो स्टेटमेंट है वो पूछा जाता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो उसमें इस साइंटिस्ट का नाम पूछा जा सकता है इस प्रिंसिपल को गिव करके, या फिर सिर्फ इस साइंटिस्ट का नाम, या फिर जो आपका प्रिंसिपल गिव करके साइंटिस्ट का नाम, और साइंटिस्ट का नाम गिव करके प्रिंसिपल के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर ये जो फॉर्मूला होता है पोजीशन और मोमेंटम का इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप थ्योरेटिकली उसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्वांटम नंबर, कि आखिर क्वांटम नंबर होता क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जो क्वांटम नंबर्स है इसको काफी जगह पूछा जाता है, और साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इसको पूछा जाता है। तो इस क्वांटम नंबर के कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा कि आखिर क्वांटम नंबर होता क्या है, कितने टाइप का होता है, और मेन है कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये आपको पता करना है। ठीक है, ये पढ़ाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। हमने 2 इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, एक जीमन इफेक्ट पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था स्टार्क इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट होते क्या है उसके बारे में बताइए। मैम, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, हाँ, तो जो उसके लाइंस होती है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। तो जो उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं, और जो सेम प्रोसेस होता है अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। वेरी गुड, क्लियर है मतलब। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, क्वांटम नंबर के बारे में। क्वांटम नंबर, हाँ ये आपका है क्वांटम नंबर। देखिए इसमें आपको डिस्कस क्या करना है, इतनी सारी थ्योरी तो नहीं बताऊंगी, नॉर्मल बातें आपको इसमें बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है। क्वांटम नंबर क्या होता है, जनरली जैसे आपके पास कोई एटम है, ठीक है, उस एटम पे जो इलेक्ट्रॉन है, एटम पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो उस एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, और उसकी स्पिन क्या होगी। इन सारी चीजों के बारे में किसमें बताया जाता है, क्वांटम नंबर में बताया जाता है। मतलब क्वांटम नंबर करता क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के शेप को, साइज को, एनर्जी को, ओरिएंटेशन को और उसकी स्पिन को बताता है। ओरिएंटेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, और जो आपका स्पिन है उसका मतलब है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। शेप या साइज आप समझ ही रहे हो, उसके स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। और एनर्जी से यहाँ पे
अगर कोई एटम है तो वहां पे प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसका एबिलिटी कितना है उसके बारे में, मतलब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, जो क्वांटम नंबर होते हैं हमारे पास, वो क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, जिसमें हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर होता है। अगर फर्स्ट क्वांटम नंबर की बात की जाए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो वो किसके बारे में बताता है, जनरली यहाँ पर शो हो रहा है आपको, वो हमको किसके बारे में बताएगा, शेल के बारे में बताएगा। और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, स्मॉल n से, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, जितना हमारा एटॉमिक नंबर होगा उसके बेसिस पे इसकी वैल्यू हो सकती है। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, सेकंड होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, जनरली हमारे पास जो भी नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट है उस नंबर ऑफ सेल्स के अंदर कितने ज्यादा बोला जाए एंगुलर मोमेंटम वो शो कर सकता है, उसके बारे में बताने का काम। या फिर सेवरल टाइप ऑफ जो सब सेल होते हैं, सब सेल हमने पढ़ा था, सब सेल जिसके बारे में हमको किसने बताया था, सोमरफेल्ड नाम के साइंटिस्ट ने बोला था, जिसमें हमने 4 सेल सब सेल के बारे में पढ़ा था, एस पी डी और एफ। ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर इन सब सेल के बारे में बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बता रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल के बारे में बता रहा है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, अगर हमको इसको पता करना हो, n-1 का फॉर्मूला यूज किया जाता है, बट ऑलवेज ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं होता, इस बात को याद रखिए। जैसे सपोज आपको, और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखो सपोज आपको n का वैल्यू गिव कर दिया जाए, जैसे आपको n का वैल्यू कितना दिया गया, 3 दिया गया, और आपको l का वैल्यू कैलकुलेट करने बोला गया, मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू आपको दे दिया गया और एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको कैलकुलेट करने बोला गया। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, n-1 का फॉर्मूला लगाओगे, तो आप यहाँ पे 3-1 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल के लिए सही है, लेकिन इसके लिए और एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन इस फॉर्म पे पूछा जाता है, जैसे आपका एक ऑर्बिट दे दिया गया सब सेल के साथ, मान लो 4s। ठीक है, तो यहाँ पर s हमारा एक सब सेल है और 4 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो n इज इक्वल हमारे पास 4 हो जाएगा, और l का वैल्यू मुझे पता करना है, तो इसमें मैं n-1 फॉर्मूला नहीं लगा सकती, क्योंकि यहाँ पर जो सब सेल का वैल्यू दिया गया है, सब सेल जो है वो हमको शो किया गया है कि वो कौन सा शेप को शो कर रहा है, शार्प। ठीक है, उस शेप को वो शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो अदर फॉर्मूला होता है दैट इज 0 1 2 और 3, जिसमें 0 हमको क्या बता रहा है, s के बारे में बता रहा है, 1 का वैल्यू हो तो उसको p के फॉर्म पे लेते हैं, और 2 हो तो उसको d बोला जाता है, और 3 हो तो उसको क्या बोला जाता है, f बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर s लिखा हुआ है, दैट मीन्स हमारे लिए जो l का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता 4d, ठीक है, 4d लिखा होता तो n का वैल्यू तो 4 होता, बट d के लिए जो हमारे पास l का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो ये l का वैल्यू कितना हो जाता, 2 हो जाता। ये तब के लिए है जब आपको क्या गिव किया जाता है, सब सेल गिव किया जाता है। ठीक है, अगर सब सेल गिव नहीं किया गया तब आप कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल करोगे, n-1 का फॉर्मूला, लेकिन अगर सब सेल गिव किया गया तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, जिसमें 0 1 2 3 आप लिखोगे और उसको सब सेल में क्या करोगे, सेपरेट करोगे, जिसको आप SPDF बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेट करने का, क्या कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के फॉर्म पे भी शो करते हैं। इसके बाद थर्ड आपका आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कैसा फील्ड क्या किया है, जनरेट किया है। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया हो,
तो उस टाइम पर अलग इलेक्ट्रॉन का स्प्लिटिंग क्या होगा, अलग होगा, जिसको अभी रिया ने बताया जीमन इफेक्ट शो करता है। और अगर मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड का अरेंजमेंट किया है तो उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन का स्प्लिटिंग अलग होगा, जिसको हम स्टार्क इफेक्ट के फॉर्म पे क्या करेंगे, शो करेंगे। अब इसके लिए वैल्यू कैसे कैलकुलेट करती हैं, देखो इसमें मेन जो मोटिव है वो उनके फॉर्मूला का ही है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं 12+1 का फॉर्मूला हम इसके लिए यूज करते हैं, और इसकी वैल्यू -L2 + L तक होती है, इस बात को याद रखिएगा। अब कैसे, देखो सपोज मेरे लिए L का वैल्यू मैंने ले लिया 2 आया, ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे अगर पुट करोगे तो 2 × 2 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 2 4 प्लस हमारा 1 है, आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। अब इस 5 वैल्यू को आपको -L से कहाँ लेना है, +L तक लेना है, ठीक है। तो L का वैल्यू था कितना, 2 था, और -L से लेना है, मतलब -2 -1 0 +1 और क्या आएगा, +2 आएगा, समझ गए, -L to +L, ठीक है। L का वैल्यू 2 था, माइनस में मैंने 2 लिया, L का वैल्यू प्लस था, प्लस में मैंने क्या लिया, 2 लिया। अब कितनी वैल्यू हो गई, ये एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू, ये चौथी वैल्यू और ये पांचवी वैल्यू। तो मेरे पास जो m की वैल्यू है वो टोटल कितनी आ गई, 5 आ गई। कहां से कहां तक, -L से +L तक। ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है। जैसे सपोज आप लोग मुझे करके बताइए, अगर आपके पास जो L की वैल्यू है वो 3 दी हुई हो, L का वैल्यू अगर 3 दिया हुआ है और आपसे M का वैल्यू पूछा हुआ है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताइए। मैम जस्ट सेम फॉर्मूला में पुट करेंगे उसको। हाँ, सेम फॉर्मूला पुट करके। m की वैल्यू 7 आई, ठीक है। और उसको -L to +L तक कैसे लिखोगे, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। वेरी गुड, क्लियर है कैसे लिखना है। यस मैम। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। वैसे ही आपको जो भी आपको L का वैल्यू दिया हुआ होगा और उसके लिए M का वैल्यू कैलकुलेट करने बोला जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाएगा 12+1 का फॉर्मूला, ठीक है। तो 2 3 मेरा क्या कितना हो जाएगा, 6 +1 करेंगे तो कितना आएगा, 7। अब 7 वैल्यूज लेना है और -L से +L तक लेना है। तो L का वैल्यू कितना है, 3 है, तो -L से लो, -3 -2 -1 0, देन +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा और +3। तो ये एक वैल्यू, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, और ये कौन सी वैल्यू हो गई, सातवीं वैल्यू हो गई, ठीक है। तो टोटल कितनी वैल्यूज आ गए, 7 वैल्यूज आ गए। तो इसको हम किस फॉर्म पे शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसमें बहुत सारी स्प्लिटिंग होती है सब ऑर्बिटल की। और उस स्प्लिटिंग में, वो स्प्लिटिंग मैग्नेटिक फील्ड में भी हो सकती है और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी हो सकती है। अगर 7 वैल्यू आ रही है मतलब 7 उसमें स्पेक्ट्रम दिखेंगे, अगर उसमें 5 वैल्यूज आ रही है तो 5 स्पेक्ट्रम दिखेंगे, 3 वैल्यूज आ रही है तो 3 स्पेक्ट्रम आपको दिखेंगे, और 0 वैल्यूज आएगी तो 0 स्पेक्ट्रम दिखेंगे। 0 वैल्यूज भी आपकी आ सकती है कभी कभी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, जो इलेक्ट्रॉन है जो कि रोटेट हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन पे रोटेट हो रहा है। इसके लिए 2 डायरेक्शन होते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी घूम रही है वैसे कोई चीज घूमेगी तो उसको क्या बोला जाता है, क्लॉकवाइज बोला जाता है। और घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई चीज घूमेगी तो
उसको क्या बोला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बोला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है, वो दो डायरेक्शन पे रोटेट कर सकता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है इलेक्ट्रॉन का, वो दिया जाता है प्लस हाफ से एक इलेक्ट्रॉन के लिए। और सेकेंड, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डिनोट कर रहा, रोटेट कर रहा है, तो उसके लिए जो वैल्यू ली जाती है वो कितनी ली जाती है, माइनस हाफ ली जाती है। ठीक है, ये वैल्यू आपको तब कैलकुलेट करना है जब आप अकॉर्डिंग टू आपबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपको N, L, M और S, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने बोला जाएगा। ये ग्राउंड लेवल है, पहले हम अलग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही हायर क्लासेस में आते हैं तो अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे एक इलेक्ट्रॉन का सेल कौन सा है, सब सेल कौन सा है, और उसका मोमेंटम कैसा है, वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, या उसमें से जो स्पेक्ट्रम बन रहे हैं, कितने स्पेक्ट्रम बन रहे हैं, ये सारी चीजें हम इस क्वांटम नंबर के हेल्प से पता करते हैं। और वो हमारे पास कितने क्वांटम नंबर होते हैं, 4 क्वांटम नंबर, दैट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। और उसका रिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल का N होता है, एजीमुथल का L, मैग्नेटिक का M और स्पिन का S होता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ के आइएगा, उसके बारे में मैं आप सभी से पहले पूछूंगी, उसके बाद जो क्वांटम नंबर है उसकी कुछ वैल्यूज पूछूंगी, और फिर नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक।